कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रत्यास्थता होती क्या है। प्रत्यास्थता वास्तव में ये एक गुण है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई विरूपक बल यानी बाहर से कोई बल लगा देते हैं, ये विरूपक बल है। बाहर से कोई बल लगाया जाता है उसको विरूपक बल कहते हैं। द्वारा लंबाई में या आयतन में या आकृति में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो उसका विरोध करती है तथा बल को हटा देने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। मान लिया ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने कोई बल लगाया, बल लगाने पर तो ये स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाएगी, लेकिन जैसे ही बल हटाएंगे वैसे ही ये वापस अपनी जगह पे स्प्रिंग आ जाती है। स्प्रिंग के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। यही प्रत्यास्थता आपको परिभाषा के रूप में देनी है और याद भी करनी है इसको। तो ध्यान रखना, पदार्थ का जो है गुण होता है, ये प्रत्यास्थता क्या है, एक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब आता है विरूपक बल। जो बल लगाया गया जिसके कारण उसका रूप चेंज हुआ था उसको हम कहते हैं विरूपक बल। विरूपक बल के कारण जो है होने वाला परिवर्तन है, इसके आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरी है सुघट्य वस्तुएं और तीसरी जो है भंगुर वस्तुएं। तो हम पहले चलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं इस पे चर्चा कर रहे हैं। उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा लेने पर वे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। स्पष्ट है कि विरूपक बल के कारण किसी प्रत्यास्थ वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। यही है प्रत्यास्थ वस्तुएं, यानी प्रत्यास्थता का गुण उनके अंदर पाया जाता है। चलिए अब आता है सुघट्य वस्तुएं क्या होती है। ये सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं बोलते हैं इसको। ये क्या चीज होती है? तो सुघट्य वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई में, आयतन में या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा लेने पर वे प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। ध्यान रखना, ये लौट नहीं पाती हैं। तो लौट ना पाने के कारण जो है ये क्या होती है, प्लास्टिक कहलाती है या सुघट्य वस्तु कहते हैं। स्पष्ट है कि विरूपक बल के कारण किसी सुघट्य वस्तु में होने वाला परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे साबुन हो गया, गीली मिट्टी हो गई, मोम हो गया, प्लास्टिसिन हो गया, आदि सभी वस्तु क्या है, सुघट्य वस्तुओं के उदाहरण है। अब आता है सुघट्यता क्या होता है। सुघट्यता भी गुण है ये। तो सुघट्यता किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल के द्वारा उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती है, फलस्वरूप उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। वास्तव में किसी वस्तु का प्रत्यास्थ या सुघट्य होना बाह्य विरूपक बल के परिमाण पर भी निर्भर करता है। एक प्रत्यास्थ वस्तु अधिक परिमाण के विरूपक बल के अंतर्गत सुघट्य व्यवहार प्रदर्शित करती है, जबकि एक सुघट्य वस्तु कम परिमाण के विरूपक बल के अंतर्गत प्रत्यास्थ व्यवहार करती है। ध्यान रखना, बलों के आधार पर भी यह होता है। अब थोड़ा अंतर की भी बात कर लेते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं और सुघट्य वस्तुओं में अंतर क्या है। नंबर 1, प्रत्यास्थ वस्तुएं पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन और आकृति में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन बल हटाने पर ये वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती हैं। तो ये तो, जबकि सुघट्य में क्या होता है कि विरूपक बल लगाने पर परिवर्तन तो होता है, लेकिन क्या होता है, बल हटाने पर वे वस्तुएं वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती। नंबर 2, प्रत्यास्थ वस्तुओं में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि इसमें स्थायी परिवर्तन होता है। ये वापस नहीं पहुंच पाती अपनी प्रारंभिक अवस्था। इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें लोहा आता है, तांबा आता है, इस्पात आता है, चांदी है, सोना है, क्वार्ट्ज आदि सभी प्रत्यास्थ वस्तुएं। इसमें क्या आता है, साबुन है, गीली मिट्टी है, मोम है और प्लास्टिसिन है आदि सुघट्य वस्तु है। चलिए अब भंगुर की तरफ देखते हैं। भंगुर वस्तु क्या होती है, जो टूट जाती है।
भंगुर वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो विरूपक बल लगाने पर टूट जाती हैं। भंगुरता का मतलब यही होता है टूटना, जैसे कांच का टुकड़ा, सूखी मिट्टी की गेंद आदि भंगुर वस्तुओं के उदाहरण हैं। जैसे थोड़ा सा उस पर बल लगाते हैं तुरंत ये टूट जाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने पर वह टूट जाता है भंगुरता कहलाता है। ध्यान रखना, इसको हम भंगुरता कहते हैं, वस्तु को भंगुर वस्तु कहते हैं। अब जो है इसका थोड़ा सा प्रत्यास्थता के लिए जो है एक स्प्रिंग द्वारा जो है परमाणु मॉडल दिया हुआ है। ये परमाणु मॉडल भी कई बार पूछा जाता है। ठोस के परमाणु संरचना है। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो परमाणु है इसके यहाँ पे जो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक दूसरे से स्प्रिंग द्वारा बंधे हुए होते हैं। ये ऐसा माना जाता है। ये यहाँ पे रखा हुआ है एक परमाणु यहाँ रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक परमाणु यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक परमाणु रखा हुआ है। ये सारे परमाणु ऐसा लगता है जैसे किसी स्प्रिंग द्वारा बंधे हुए हों और इस पर विरूपक बल लगाने से ये थोड़ा सा हट जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस पे विरूपक बल हटाते हैं तो क्या करता है, ये तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। तो इसी बात को यहाँ समझाया गया है। जब ठोस स्वाभाविक अवस्था में होता है तो उसके परमाणु के बीच की दूरी साम्य दूरी के बराबर होती है, यानी साम्य दूरी से कम ना होती है ना ज्यादा होती है। अतः परमाणुओं के बीच लगने वाला नेट बल शून्य होता है। किंतु यदि ठोस को बाह्य बल के द्वारा दबाया जाए तो परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो साम्य दूरी से कम होने लगती है और जब कम होगी तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करना चालू कर देता है। यानी उनके मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण क्या होता है, वो वस्तुएं वापस आना चाहती है। फलस्वरूप बाह्य बल को हटा लेने पर परमाणु अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। किसी प्रकार बाह्य बल द्वारा किसी ठोस को खींचे तो उसके परमाणुओं के बीच की मध्य दूरी से अधिक दूरी हो जाती है खींचने पर, अतः उसके मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है और इसी आकर्षण बल के कारण बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है या पूर्वावस्था में लौट आती है। यही स्प्रिंग के द्वारा ठोसों के परमाणु मॉडल की व्याख्या की गई है। अब आते हैं जरा इसमें प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। ये थोड़ी ना कि बल लगाते जाएं और जो है वस्तु अपनी प्रत्यास्थता की सीमा में बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। यानी एक स्थिति में इसकी प्रत्यास्थता की सीमा के परे निकल जाती है, यानी वस्तु फिर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती। तो उसी की परिभाषा यहाँ दी जा रही है। विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यानी उससे अधिक अगर बल लगा देंगे तो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगी। तो यही समझाया इसमें। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर कोई वस्तु प्रत्यास्थता या का गुण प्रदर्शित करती है, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत वस्तुएं प्रत्यास्थ होती हैं तथा इस सीमा के बाहर सुघट्य होती हैं, अर्थात प्लास्टिक हो जाती है। ध्यान रहे, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता की सीमा भिन्न भिन्न होती है, हर एक के लिए एक ही नहीं होती है। अब आते हैं विकृतियां क्या होती है। विकृति क्या होती है, ये एक अनुपात है जो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। तो यानी कि प्रारंभिक से अनुपात है उसका कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसी को हम विकृति कहते हैं। तो जरा इसको देखते हैं। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल जो इसकी आकृति को बदलते हैं, तो उसकी लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन आता है और वस्तु विकृत हो जाती है। अब विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ध्यान रखना परिभाषा ये। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की विमा में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो विकृति का एक सूत्र है, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा क्या होती है, यानी लंबाई हो गई या आयतन हो गया या उसका आकार हो गया, ऐसे यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी या प्रारंभिक आयतन लिया जाएगा। मात्रक चूंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होती और यह एक विमाहीन राशि, अर्थात इसकी कोई विमा भी नहीं होती, जैसा कि आप पहले लेसन में पढ़ चुके हो। अब विकृति के प्रकार लेते हैं। विकृति तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, अनुदैर्ध्य विकृति,
अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? लंबाई के अंदर होती है। आयतन विकृति, जैसे कि आयतन दिया हुआ है नाम, आयतन के अंदर होती है। अपरूपण विकृति, अपरूपण में कोण बनता है। चलिए देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति के लिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। अपरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, या किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र क्या हो गया? अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या हो गया? लंबाई में परिवर्तन, और कैपिटल एल क्या हो गया? उसकी प्रारंभिक लंबाई में। तो यह अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। चलिए इसे को देख लेते हैं जरा क्या है बताया गया। अब सूत्र के रूप में क्या लिखते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल से दिखा रहे हैं और प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल से दिखा रहे हैं। तो यह सूत्र बन जाता है। अब मान लेते हैं, माना वस्तु के तार की लंबाई जो प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल, तथा उस पर विरूपक बल लगाने से उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो जाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति मैंने बताई थी डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल हो जाता है। यदि प्रारंभिक लंबाई एल तथा लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल हो तो अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल एल बटे कैपिटल एल हो जाती है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ये एक वस्तु लटकी हुई है, तार है ये, जिसकी यहाँ तक की लंबाई जो है वो कितनी है? कैपिटल एल दी हुई है। लेकिन जैसे ही mg भार लटकाते हैं इसमें डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है, ये बढ़ गई है। तो डेल्टा एल बटे कैपिटल एल जो है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और दूसरी विकृति भी आती है। आयतन विकृति क्या होती है? यह आयतन में परिवर्तन होता है। वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अथवा भी देख लो क्या है, आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। यानी आयतन जो विकृति होती है वास्तव में क्या होती है? आयतन विकृति ये होती है डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी लंबाई, हम आयतन में परिवर्तन, और वी क्या है? प्रारंभिक आयतन। तो यही यहाँ पे सूत्र दिया जा रहा है। आयतन में परिवर्तन मतलब डेल्टा वी हो जाएगा, और प्रारंभिक आयतन मतलब कैपिटल वी हो जाएगा। तो मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल वी है, उस पर विरूपक बल F लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी हो जाता है। तो आयतन विकृति का ये सूत्र है डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ है। पहले वस्तु का आयतन कुछ ज्यादा था, लेकिन जैसे ही बल लगाया गया तो वस्तु का आयतन थोड़ा कम हो गया। तो जितना कम हुआ उसे डेल्टा वी कहा गया है। तो ये सूत्र हमारा आयतन विकृति का आता है डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये डेल्टा वी अपॉन वी आयतन विकृति का सूत्र रहेगा, इसको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। चलिए अपरूपण विकृति देखो क्या होती है। ये अपरूपण विकृति एक कोण सा है। देखो जब नीचे का बेस स्थिर रख दिया तो ऊपर से सरफेस से ठोक दिया जाए इसको, तो थोड़ा सा सरफेस हट जाएगी। तो जितने कोण से हट गई है ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण ही आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरूपण विकृति। तो चलिए इस कोण की तरफ हम बढ़ते हैं। इस कोण में क्या कहा गया है, कैसे निकालते हैं इस कोण को? तो यही बात पहले बता रहे हैं अपरूपण विकृति के बारे में। परिभाषा की तरफ भी पहले बढ़ते हैं धीरे धीरे। जब वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर, नीचे वाला BCHG वाला स्थिर रखकर स्पर्श रेखा के अनुदिश विरूपक बल लगाया जाता है, तो ना तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है और ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। काय में परिवर्तन होता है? उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति है, अर्थात कुछ कोण से झुक जाती है। तो परिभाषा दी गई है, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये जो होता है वास्तव में क्या, समांतर सतहों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन से करते हैं इसको, यानी कोणीय विस्थापन थीटा से इसको दिखाते हैं। चित्र में दिखाया गया थीटा, इससे दिखाया जाएगा। चलिए यहाँ चित्र दिखा रखा, बता रखा इसी के बारे में। ABCDEFGH दिया हुआ एक घनाभ है। घनाभ की सतह जो है वो BCHG जो है स्थिर रखी गई, ऊपर वाली सतह ADEF को इस पर देखिए बल F द्वारा लगा करके थोड़ा सरका दिया जाता है। अब इसका नया रूप जो है वो डैश पे रहता है, A', B, C, D, D', E', F', GH हो जाता है, किंतु आयतन वही रहता है।
इस स्थिति में क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि समांतर सतहों BCHG एवं A', D', E', F' के बीच कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है। तो अपरूपण विकृति क्या हो गई, थीटा हो गई। थीटा का मान कम होता है तो थीटा को हम tan थीटा ले लेते हैं। अपरूपण विकृति थीटा बराबर tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब A' है, देख सकते हो इसमें लंब ये हो गया A', ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बटे कैपिटल एल। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है A' बटे AB और डेल्टा एक्स बटे कैपिटल एल। अब उत्पन्न विकृति का सूत्र ले लेते हैं, दोनों सतहों का अपेक्षित विस्थापन बटे दोनों सतहों के बीच की दूरी। ये दोनों लिख दिया गया। अब उत्पन्न विकृति केवल ठोस पदार्थों में ही होती है, ध्यान रखना बच्चों, ये केवल ठोस पदार्थों में होती है, गैस में भी नहीं होती, द्रव में भी नहीं होती है। इसलिए ये भी पूछा जाता है एक एक नंबर में। प्रतिबल क्या होता है, वास्तव में प्रतिबल दाब के ही बराबर होता है। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। बल में प्रत्यानयन बल आता है और ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये वास्तव में जो सूत्र है वो F बटे A हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ, प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उस पर कार्य करने वाला बाह्य परिमाण बल F, तो प्रत्यानयन बल का परिमाण भी F होगा। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा। F का मात्रक और A का मात्रक रख देते हैं, जिसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा इसका मात्रक। यही मात्रक जो है दाब का भी होता है, दाब का मात्रक भी यही होता है। तो ध्यान रखना दाब का मात्रक और इसका मात्रक दोनों समान होते हैं। अब प्रतिबल के प्रकार दे दिए गए। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नंबर 2 अविलंब प्रतिबल, नंबर 3 अपरूपण प्रतिबल। ये विकृति के अनुसार से प्रतिबल है। अनुदैर्ध्य विकृति में जो यूज होता है प्रतिबल उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अविलंब प्रतिबल आयतन विकृति में यूज होता है और अपरूपण प्रतिबल जो है वो अपरूपण विकृति में यूज होता है। तो हम चलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल की तरफ। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल उसकी लंबाई के अनुदिश लगाया जाए तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है। इस स्थिति में उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अब आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल 2 प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1 तनन प्रतिबल, नंबर 2 संपीडक प्रतिबल। तो पहले तनन वाला देख लेते हैं, तनन क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं। जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को हम तनन प्रतिबल कहते हैं। संपीडक प्रतिबल देखो क्या होता है, ये जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में कमी होती है तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को हम संपीडक प्रतिबल कहते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। परिभाषाएं के अनुसार आप लोगों को हर चीज याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी तरफ से परिभाषा बना करके आए। अब आता है अविलंब प्रतिबल क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो वस्तु के केवल आयतन में ही परिवर्तन होता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को हम अविलंब प्रतिबल कहते हैं, अर्थात आयतन विकृति के समय आता है। नंबर 3 है अपरूपण प्रतिबल। ये अपरूपक के कारण आता है। जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ये तो है प्रतिबल के प्रकार। आप लोगों को तीनों में से कोई से भी प्रकार पूछा जा सकता है। अब हुक का नियम। हुक साहब तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए। जो आप लोग शर्ट में बटन वगैरह लगाते हैं इनमें कहीं हुक जो लगा रहता है वो इसी के नाम पर बना हुआ है वो। चलिए क्या करा इसने बेचारे ने, बहुत सारे रबड़ हुक ने जो है धात्विक तारों को उसमें भार लटकाया और भार को लटकाने से तार की लंबाई में वृद्धि होने लगी। उसी वृद्धि को लेकर के इसमें एक संबंध स्थापित किया। सन 1678 में नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हुक का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार होता क्या है देख लो। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, ध्यान रखना प्रत्यास्थता के लेसन में अधिकतर ये सब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। कोई भी आर्टिकल करेंगे, कोई भी सूत्र सिद्ध करेंगे इसके अंदर तो ये जरूर शब्द आता है इसके अंदर। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी तार में होने वाला विस्तार
उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना हम बल लगाएंगे वो उसके लंबाई के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सिंपल सा नियम दिया था, और इसमें जो समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो F बराबर के एक्स हो जाता है, जहाँ के क्या है, एक नियतांक। तो ऐसा कुछ सूत्र दिया गया है इसके लिए। चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिबल ले लिया और विकृति ले लिया, और प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू विकृति। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक ई शब्द आता है, ई को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, या अनुपातिक नियतांक भी बोलते हैं, वही अनुपातिक नियतांक या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, विकृति इसके नीचे आ जाएगी, प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। तो प्रत्यास्थता गुणांक ये हो गया प्रत्यास्थता गुणांक, ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा के अनुसार सूत्र आ गया प्रतिबल बटे विकृति। अतः प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा आ गई। अब वस्तु के मान के पदार्थ पर, यानी कि वस्तु के मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। चलते इसका मान देख रहे हैं, तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो मात्रक ले लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति है, तो प्रतिबल का जो मात्रक है वही मात्रक इसका भी आएगा। विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता, अतः प्रत्यास्थता का मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का। प्रतिबल का मात्रक कौन सा होता है, जो दाब का होता है, यानी मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता के गुणांक के प्रकार दे रहे हैं हम। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम y से दिखाते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम अधिकतर वैसे बुल्क मॉडुलस को b से दिखाते हैं, कुछ जगह पे k से दिखाते हैं। और दृढ़ता गुणांक, जिसको हम ईटा से दिखाते हैं, ये ईटा हो गया। तो चलते हैं देखते हैं एक एक परिभाषा किस तरह से दी गई है और इसको कैसे समझाना है। तो सबसे पहले हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर लेते हैं। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। परिभाषा वैसी परिभाषा दी जाएगी जो पहले दी गई थी। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत मैंने पहले समझाया था, ये शब्द स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, कुछ ना कुछ कट जाएंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा दी गई, इसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने पीछे दिखाया होगा आप लोगों को, कैपिटल वाई से प्रदर्शित करके, ये कैपिटल वाई बताया था इसमें, तो ऐसे यहाँ पे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। हम मान लिया किसी तार की लंबाई कैपिटल L, ये मैंने पीछे बनाया था चित्र आपको, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और विरूपक बल जो लगाया कैपिटल F लगाने पर उसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल F बटे A हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल l बटे कैपिटल L हो जाएगी। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसी सूत्र में हम रखेंगे, तो दोनों बटे हो जाएगा F बटे A बटे में स्मॉल l बटे कैपिटल L। अब ये तो ऊपर पहुंच जाएगा इसके पास, और ये नीचे उतर आएगा इसके पास, तो ये y बराबर एफ एल अपॉन ए एल हो जाएगा। ये सूत्र आ गया। सूत्र के अनुसार आपको याद करना है, किसका है, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं इसको, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम कि सबके मान एक कर दें, लंबाई l का मान एक, स्मॉल l का मान, कैपिटल A का भी मान एक। देखो कैपिटल A का मान एक कर दिया, कैपिटल L का मान 1 कर दिया, तो इन समीकरण रखने पर y बराबर कैपिटल F हो जाएगा और एक परिभाषा निकल के आएगी। अतः किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आंकिक मान उस विरूपक बल के बराबर होता है जो उस पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार की लंबाई को दुगने कर दे। यह परिवर्तन प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत है। ध्यान रखना, प्रत्यास्थता सीमा के बाहर जाकर के कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि तार की लंबाई को दुगना करने के लिए लगाया गया विरूपक बल प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर हो जाएगा। चलिए अब यह क्या करते हैं, मान लिया m द्रव्यमान का बाट लटकाया गया, तो f का जो मान हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा। अब ये मान जो है इसमें रख दिया गया, तो y बराबर mg l बटे a l हो जाएगा। अब तार a के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। यदि हमें तार की त्रिज्या पता हो तो त्रिज्या के कारण a का मान पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया गया। तो y का जो सूत्र आ गया वास्तव में mg l अपॉन पाई आर स्क्वायर और कैपिटल L हो जाएगा।
या इसको हम स्मॉल एल भी बोलते हैं, कैपिटल एल को स्मॉल एल भी बोल देते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। तो ये सूत्र आ जाएगा, इस सूत्र के आधार पर हमें परिभाषित करना पड़ता है इसको, यंग्स मॉडुलस को। चलिए प्रतिबल विकृति ग्राफ देखते हैं क्या चीज है ये। प्रतिबल विकृति ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ दिखाया गया, ये प्रतिबल यानी बल लगाए जा रहे हैं और विकृति होनी शुरू हो गई, एक सीमा पर जो है विकृति इसकी टूट जाती है वस्तु वास्तव में। तो ये ए और बी तक तो ठीक रहता है, लेकिन सी पे जो है बेचारा नियम पार कर जाता है, उसके बाद डी पे आते आते खत्म हो जाती है कहानी। तो ए तक क्या है इसमें, इसी को समझाया गया है इसी को अच्छी तरह से। तो ग्राफ ओ ए का सरल भाग जो है क्या बताता है, यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि हुक का नियम है, यानी हुक के नियम का पालन करता है। ए तक तो हुक के नियम का ही पालन करता है। ए के बिंदु के संगत प्रतिबल अनुक्रमानुपाती सीमा पर ही रहते हैं। चलिए नंबर 1 अनुक्रमानुपाती सीमा ए है, बी पे प्रत्यास्थता की सीमा आ गई और सी पे पराभव बिंदु आ जाता है। डी को त्रोटन बिंदु कहते हैं, ओ भी प्रत्यास्थता क्षेत्र है और बी डी प्लास्टिक क्षेत्र है, यानी बी डी के बीच में वस्तु वापस नहीं आ पाएगी अपने प्रारंभिक अवस्था। नंबर 2 बिंदु ए के आगे बिंदु बी तक तार में प्रत्यास्थता का गुण तो पाया जाता है, किंतु प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। तथापि ओ और बी के बीच कहीं भी भार को हटा लिया जाए तो बी ए ओ पथ द्वारा अपने मूल लंबाई को प्राप्त कर लेता है। बिंदु बी को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। स्पष्ट है कि ओ और बी के बीच तार का पदार्थ प्रत्यास्थ आचरण प्रदर्शित करता है, इसके बाहर जाकर के नहीं करेगा वो। चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं, जरा क्या कह रही है। बिंदु बी के आगे बी और डी के बीच माना क्या जाता है, सी तार पर लटकाए गए भार और उसमें बढ़ने पर तार में प्रत्यास्थता का गुण जो है समाप्त हो जाता है। अतः भार को हटाने पर तार सी बी ए ओ पथ का अनुसरण नहीं करता, बल्कि सी ओ डैश पथ का अनुसरण करता है। स्पष्ट है कि प्रतिबल शून्य होने पर भी तार के पदार्थ में स्थायी विकृति ओ डैश उत्पन्न हो जाती है। ओ डैश को स्थायी विरूपण कहते हैं। बिंदु डी के संगत प्रतिबल को चरम तनम सामर्थ्य तथा बिंदु डी को चरम सामर्थ्य बिंदु कहते हैं। इस बिंदु के आगे आरोपित भार को कम करने पर भी अतिरिक्त विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और बिंदु पर तार टूट जाता है। बिंदु ई को भंजन बिंदु या त्रोटन बिंदु कहते हैं, इसे फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, तथा इसके संगत प्रतिबल को भंजक प्रतिबल या त्रोटन प्रतिबल कहते हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भंजक प्रतिबल क्या होता है, यानी वह कम से कम बल जिसपे वस्तु टूट जाए उसे भंजक प्रतिबल कहते हैं। चलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होती है, आयतन विकृति को लेकर के बना हुआ है। तो प्रत्यास्थता सीमा में ध्यान रखना, प्रत्यास्थता की सीमा हमेशा बोलना पड़ेगा। अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं, ध्यान रखना, इसे कैपिटल के से भी दिखाते हैं, कुछ जगह कैपिटल बी से भी दिखाते हैं। बी का मतलब बुल्क मॉडुलस होता है, ये होता है बुल्क मॉडुलस, इसलिए इसको हम बी से अधिकतर दिखाते हैं। कुछ जगहों पे के से भी दिखाया जाता है, तो आपको के से भी दिखा सकते हो। तो ये हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये यहाँ पे दिखाया हुआ गैस, पहले इस पे सामान्य अवस्था में दाब पी पड़ा हुआ था, गैस का आयतन V था, लेकिन जैसे ही प्रेशर इसका बढ़ाया गया P से डेल्टा P कर दिया गया, तो इसका आयतन V से डेल्टा V हो जाएगा, यानी V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, यानी कुछ आयतन कम हो जाएगा। मान लेते हैं किसी गैस का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है, दाब P है, गैस का दाब P को बढ़ा करके P प्लस डेल्टा P कर दिया गया, तो उस अवस्था में V से घट करके V माइनस डेल्टा P हो जाएगा। तो अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा, दाब में वृद्धि कितनी होगी, P प्लस डेल्टा P माइनस P यानी डेल्टा P हो जाएगा। आयतन विकृति क्या होगा, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो V माइनस डेल V है और माइनस का V हो जाएगा, तो V से V कट जाएगा ये, और ये माइनस का डेल V बच जाएगा बटे V। माइनस की ये शो कर रहा है कि उसका आयतन कम हो रहा है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K का मान क्या हो जाएगा, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल डेल्टा P था, आयतन विकृति डेल्टा V अपॉन कैपिटल V था विद माइनस साइन।
ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा। यही आदर्श प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र है। यहाँ पे ऋण जो चिन्ह आ रहा है, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि दाब बढ़ाने पर वस्तु के आयतन में कमी होती है। के का मान सदैव धनात्मक ही होता है। चलिए संपीड़ितता देखते हैं। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ठोस पदार्थ की संपीड़ितता कहते हैं। इसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। संपीड़ितता बराबर क्या होगा, 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बी बराबर 1 के का मान रख दीजिए तो 1 अपॉन डेल पी बी अपॉन डेल बी आ जाएगा। ऊपर डेल बी ऊपर पहुंच जाएगा तो डेल बी अपॉन डेल पी इंटू बी हो जाएगा। तो ये सूत्र आ गया। इस सूत्र में यदि इनके मान 1 कर दिया जाए, जैसे डेल पी का मान 1 कर दिया गया और बी का मान 1 कर दिया गया, ये डेल पी का मान और बी का मान 1 कर दिया गया तो बी बराबर माइनस का डेल बी हो जाएगा। इससे एक परिभाषा निकल के आएगी। एकांक दाब परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन के आंशिक मान को उस वस्तु के पदार्थ की संपीड़ितता कहते हैं। मात्रक क्या है, संपीड़ितता का मात्रक डाइन पर डाइन है और सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एसआई में न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को परिभाषा है। अब चलते हैं दृढ़ता गुणांक की तरफ। क्या है दृढ़ता गुणांक? ये हालांकि इस तरह का पढ़ लिया, अपरूपण विकृति आपने पढ़ ली, उसी पे ही है ये आधारित। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से दर्शाते हैं। तो दृढ़ता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अब ये चित्र दिया हुआ, चित्र हमने पहले बना लिया था। ऊपर का प्रश्न जो है एडीएफ का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो अपरूपण प्रतिबल कितना हो जाएगा, ये एफ बटे ए हो जाएगा। अब अपरूपण विकृति निकालते हैं तो जितने कोण से ही घुमा हुआ है वो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो थीटा लिख दिया हमने। अब दृढ़ता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल बटे विकृति, तो एफ बटे ए और बटे में थीटा हो जाएगा। तो सूत्र वास्तव में कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। तो ये सूत्र आ जाएगा, इससे आराम से हम निकाल सकते हैं। यही हमारा सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। यदि दृढ़ता गुणांक में इसमें क्या करते हैं, ए का मान 1 कर दें और थीटा का मान 1 कर दिए, ए का मान 1 कर दिया गया, थीटा का मान 1 कर दिया गया तो थीटा बराबर कैपिटल एफ हो जाएगा। इससे इसकी परिभाषा निकल जाती है। अतः किसी वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन का अपरूपण पैदा कर दे। इस तरह से एक परिभाषा आ जाती है, आप लोग लिख सकते हो। अब ये जो है यहाँ पर थीटा का बराबर जैसे 4 बटे क्या होगी तो 4 की जगह ए आ जाएगा और लंबाई ए भी हो जाएगी तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा। वैसे भी थीटा जो हमने लिया था किसके बराबर लिया था, टेन थीटा के बराबर लिया था। तो टेन थीटा निकालेंगे इस चित्र से तो क्या डेल्टा एक्स अपॉन कैपिटल एल आ जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है, दोनों सतहों के बीच की आपेक्षिक विस्थापन है और कैपिटल एल क्या है, दोनों सतहों के बीच की दूरी है। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये एल जो है तो एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स इसका सूत्र आ जाएगा। तो इसमें सूत्र आपको याद करना है। और मात्रक की बात आती है तो मात्रक का क्या है, मात्रक इसमें दृढ़ता गुणांक का दाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में है और एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो दाब का होता है वही इसका भी मात्रक होगा। तो आप लोग याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। अब आता है पायसन अनुपात क्या होता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पायसन अनुपात कहते हैं। इसे छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो पायसन अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मान लिया किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, व्यास कैपिटल डी है और त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है। इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल एल के करने पर उसके व्यास में जो परिवर्तन है वो डेल डी हो जाता है, अतः डेल आर भी हो जाएगा। अनुप्रस्थ विकृति कितना रहेगा, डेल डी अपॉन कैपिटल डी तथा अनुदैर्ध्य विकृति डेल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात रख दिया गया तो ये डेल डी अपॉन कैपिटल डी डेल एल अपॉन कैपिटल एल। अब ये तो ऊपर पहुंच जाएगा इसके पास और ये नीचे उतर आएगा इसके पास, तो माइनस का एल इंटू डेल डी इंटू डेल एल आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एल हो जाएगा।
तो ये सूत्र हो गया। अब आगे देखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि लंबाई बढ़ने पर तार का व्यास घटता है। पाइथन अनुपात का सैद्धांतिक सिद्धांत -1 से 0.5 होता है, परंतु व्यवहार में क्या होता है, सभी पदार्थों के लिए इसका मान 0 से लेके 0.5 के बीच होता है। मात्रा क्या, पाइथन अनुपात दो राशियों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रा नहीं है, दो समान राशियों का अनुपात। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है, तार को खींचने में किया गया कार्य, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक है। तो मान लेते हैं, माना कोई तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल Y है, और उस पर जो है बाह्य बल कैपिटल F लगाने पर उसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। तो तार की सूक्ष्म लंबाई dl पर किया गया कार्य W बराबर F इंटू dl होता है। तो इसका सूत्र जो हम देंगे पूरा लगा देते हैं, समाकलन के लिए 0 से L तक का, और F इंटू dl हो जाएगा। तो वास्तव में क्या हो जाएगा, ये जो है W बराबर 1/2 F इंटू L आ जाएगा सूत्र इसका, क्योंकि F जो है 0 से L तक का क्या होगा, मतलब ये पहले शुरू में एप्पल होगा, फिर इसके बाद 0 से शुरू होगा, फिर अब तक आएगा 4/2 हो गया है। तो ये सूत्र, यही कार्य जो है वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो ये यहीं पे बताया गया है आपको फिर से। यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तार के प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 F इंटू L हो जाएगा। अब इसको विभिन्न प्रकार से लिखना चालू करते हैं, 1/2 F/A कर देंगे, और A से यहाँ गुणा कर दी गई। देखो A से भाग कर दिया गया, A से गुणा कर दी, यहाँ L से भाग कर दिया गया, L से गुणा कर दी गई। लेकिन ये जो पूरी चीज है ये आयतन के बराबर हो जाता है, तो यहाँ आयतन लिख दिया गया। ये जो है आपका विकृति होती है स्मॉल l कैपिटल L, तो ये विकृति हो गई, और ये F/A प्रतिबल हो गया। 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन हो जाएगा, ये सूत्र आ गया इसका। क्योंकि F/A जो है प्रतिबल हो गया, स्मॉल l/कैपिटल L विकृति हो गया, और A इंटू L क्या हो गया, ये आयतन हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आयतन हुआ। तो तार के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होगा, तार की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा तथा तार का आयतन। तो तार का आयतन यहाँ पे हट जाएगा, और एक नया सूत्र आएगा, देखते हैं क्या है ये। तो ये U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति हो जाएगा, ये सूत्र आ गया। अब इसी को विभिन्न प्रकार से लिखते हैं। मान लिया आपने क्या करा, आपने विकृति से गुणा भाग कर दिया, यहाँ प्रतिबल बटे विकृति कर दिया, तो विकृति की यहाँ गुणा कर दी, तो विकृति स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रतिबल बटे विकृति जो होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और गुणा विकृति का वर्ग हो गया है। अब यहाँ प्रतिबल गुणा विकृति बटे प्रतिबल, यानी प्रतिबल से गुणा कर दिया गया है, तो प्रतिबल का स्क्वायर हो गया, लेकिन विकृति बटे प्रतिबल, यहाँ देखो प्रतिबल का स्क्वायर, और बटे में ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक आ जाएगा, यानी 1/2 प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब इन्हीं सूत्रों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ये वाला सूत्र जो ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है U बराबर 1/2 S इंटू L, क्योंकि Y से क्या है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, S से क्या चीज है, प्रतिबल दिखा रहे हैं, और अल्फा से क्या है, विकृति को शो कर रहे हैं। ये 1/2 S इंटू L हो जाएगा। अब U बराबर 1/2 Y अल्फा स्क्वायर, ये Y अल्फा स्क्वायर, ये वाला सूत्र दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आ गया S स्क्वायर वाला, ये वाला सूत्र 1/2 प्रतिबल का मतलब S स्क्वायर हो गया, बटे में Y हो गया। तो इन्हीं सब तीनों सूत्रों को एक साथ लिखा हुआ है, U बराबर 1/2 S इंटू एल्फा, और बराबर 1/2 Y इंटू एल्फा स्क्वायर, और फिर बराबर 1/2 S स्क्वायर बटे Y होगा। तो ये तीनों सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब चलते हैं हम आगे। दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में तनाव, कितना तनाव उत्पन्न जाता है, वो निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। मान लो उसे दो दृढ़ आधारों के बीच में कसा गया है। अब यदि तार को ठंडा किया जाए तो उसमें संकुचन होगा, क्लैंप द्वारा तार का तनाव बल आरोपित किया जाएगा, तथा क्लैंपों द्वारा बल आरोपित किया जाएगा। अब मान लेते हैं T डिग्री C में कमी करने पर उसकी लंबाई में कमी स्मॉल l जारी हो, और यदि तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में परिवर्तन। तो ये सूत्र लग दिया गया, अल्फा बार स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू T हो जाएगा।
यानी अल्फा का जो सूत्र हुआ वास्तव में स्मॉल एल हो गया, एल इंटू डेल्टा टी आ गया। चलो मान रख दिया गया, एल अपॉन एल का मान कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी इधर आ जाएगा, टी की इधर गुणा हो जाएगी। तो ये होती है विकृति। विकृति किसके बराबर हो जाएगी, वो अल्फा इंटू टी के। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक प्रतिबल बटे विकृति हो गया, प्रतिबल y, प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति हो जाएगा, तो y इंटू अल्फा टी हो जाएगा। ये सूत्र हो गया इसका प्रतिबल का। किंतु प्रतिबल बराबर F बटे बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो क्रैम्पो द्वारा आरोपित बल प्रतिबल गुना क्षेत्रफल होगा। तो y अल्फा टी इंटू ए हो जाएगा। तो y बराबर F बराबर कितना हो गया, y a अल्फा इंटू, ये सूत्र आपका निकल करके आ जाएगा। अब एक उपकरण बनाया गया, सल्स ने बनाया था। ये उपकरण यंग प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात करने के लिए कैसे काम करता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है भार डब्ल्यू लटका हुआ है और यहाँ पे अलग अलग भार लटकाने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर एक पेंच मापी है यहाँ पे, जिसकी सहायता से ऊपर नीचे बढ़ता है, और यहाँ पर एक स्पीड लेवल एल दिखाया हुआ है, यहाँ पे रखा रहता है। और ये प्रमाणित तार है और ये प्रयोगिक तार है। कितना बढ़ जा रहा है कितना घटेगा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, उसकी सहायता से आप रीडिंग ले सकते हैं। ये प्रयोग विधि बताया गया। सर्वप्रथम तार की सहायता से स्थिर भार डब्ल्यू को लटका लेते हैं, यानी ये डब्ल्यू लटका दिया गया है। अब नंबर 2, प्रायोगिक तार में 2-3 किलोग्राम के बार चढ़ाते हैं तथा उन्हें एक एक करके उतारते हैं। इस क्रिया को 3-4 बार दोहराते हैं। ऐसा करने से तार की ऐंठन दूर हो जाती है तथा तार में नियंत्रण प्रसार होने लगता है। नंबर 3, तत्पश्चात माइक्रोमीटर पेंच को इतना घुमाते हैं कि स्पीड लेवल में वायु का बुलबुला पुनः मध्य में आ जाए। ऊर्ध्वाधर पैमाने व वृत्ति पैमाने के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, यहाँ पे दिए गए ऊर्ध्वाधर पैमाने और वृत्ति पैमाने। अब क्या होता है, नंबर 4, अब प्रायोगिक तार के नीचे के पलड़ों पर आधा किलोग्राम के बाट लटकाते हैं। तार की लंबाई में वृद्धि होने से पेंच की नोक नीचे आ जाती है, अतः वायु का बुलबुला मध्य में नहीं रह पाता है। अब माइक्रोमीटर पे पेंच को इतना घुमाते हैं कि वायु का बुलबुला पुनः मध्य में आ जाए। ऊर्ध्वाधर पैमाने एवं वृत्ति पैमाने के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। नंबर 5 के तत्पश्चात क्रमशः आधा किलोग्राम के बाट चढ़ाते हैं और प्रत्येक बार वायु के बुलबुले को मध्य में लाकर दोनों पैमानों के पाठ्यांक नोट करते हैं। नंबर 6, पर्याप्त बाट चढ़ाने के पश्चात किसी क्रम में एक एक करके बाट को उतारते हैं और स्पीड लेवल में वायु के बुलबुले को मध्य में लाते हैं और लाने के बाद पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। इस बार प्रत्येक भार के लिए 2 पाठ्यांक, एक भार चढ़ाते समय और दूसरा भार को उतारते समय, जिनका माध्य निकाल लेते हैं। इन प्रेक्षणों की सहायता से क्या करते हैं, एक निश्चित भार mg लंबाई में होने वाले वृत्ति स्मॉल एल का मध्य ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 8 हो गया, मीटर पैमाने की सहायता से कैपिटल एल की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं और स्क्रू गेज की सहायता से स्मॉल आर यानी त्रिज्या निकल जाती है। तो ये सूत्र है y बराबर mgl, ये सूत्र मैंने पीछे बता दिया था, y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। तो सारे मान आपको पता है, रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं लोहे के गार्डर का अनुप्रस्थ परिच्छेद आई के आकार का क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया बच्चों, इसलिए आप लोग ढंग से ध्यान देंगे। तो मान लिया क्या है, छड़ की लंबाई स्मॉल एल है, चौड़ाई बी है और मोटाई डी है। तो उसके मध्य बिंदु पर भार डब्ल्यू लटका दिया जाए तो छड़ का झुकाव निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदर्शित होता है। यह है डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन बी डी क्यूब वाई, यानी इन सभी चीजों पे निर्भर करता है। डब्ल्यू पे निर्भर करेगा, एल पे निर्भर करेगा, स्मॉल एल पे। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गार्ड की मजबूती के लिए डेल का मान कम हो और डेल का मान अधिक होना चाहिए, या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। नंबर 1, वाई का मान अधिक हो अर्थात प्रयुक्त धातु का यंग प्रत्यास्थ गुणांक अधिक हो। नंबर बी, स्पष्ट से स्पष्ट है कि डेल इक्वल टू 1 अपॉन बी एंड डेल इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब। अतः चौड़ाई बी की तुलना में गहराई डी को अधिक होना चाहिए। उपयुक्त कारणों से गटर लोहा तथा आई आकार के बनाए जाते हैं, ध्यान रखना आई आकार के ही बनते हैं। आज लेसन यही समाप्त कर रहा हूं मैं। अब नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। इसी के साथ मैं
ये एक्सरसाइज या ये वीडियो मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।